हेलो एवरीवन। पिछले अपने लेक्चर में 1 से लेके 50 प्रश्नों तक का अध्ययन किया था, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक का प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आज प्रश्न है वो है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले बच्चे और जन्मे हुए बच्चे में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बच्चे को गोद लेते हैं और जो जन्मा हुआ बच्चा होता है उनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोई फ़र्क नहीं होता है इनमें। अगला प्रश्न है, यदि कोई अनुबंध शुरू से ही अवैध होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वॉइड यानी शून्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेलफोर वर्सेस बेलफोर 1919 मामले में निर्णय क्या था। तो देखिए, इसमें जो निर्णय था वो ऑप्शन बी है, एक घरेलू समझौता जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता नहीं दी जाती वह अनुबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बंधनकारी शर्तें यानी कंडीशन रेस्ट्रेनिंग का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा अनुबंध जो संपत्ति के दुरुपयोग को सीमित करता है। जो धारा 40 के तहत बंधनकारी बोझ का मतलब ऐसे अनुबंध से है जो संपत्ति के उपयोग को सीमित करता है। तो इसकी जो धारा 40 है इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का भविष्य का अंतरण कब मान्य होता है। तो देखिए, भविष्य का अंतरण है जो वो भविष्य की संपत्ति का अंतरण अवैध है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्पेसिफाइक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत कौन सी धारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा के लिए अस्थायी राहत प्रदान करती है। तो देखिए, सेक्शन 36 धारा 36 ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस सुप्रीम कोर्ट मामले में कहा गया कि केवल समय की अनिवार्यता अनुबंध के विशेष प्रदर्शन को रोकने का आधार नहीं हो सकती है। तो वो केस था चांदरानी वर्सेस कमल रानी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पराक्रम में लिखित अधिनियम के अनुसार ड्रॉई कौन होता है। तो देखिए, ड्रॉई बैंक जो चेक का भुगतान करता है उसे ड्रॉई कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रोमिसरी नोट में कितने पक्ष होते हैं। तो देखिए, इसमें 2 पक्ष होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पीआईएल दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है। तो देखिए, इसका जो प्रमुख मामला है वो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। ये बार बार पूछा जाता है एआईबी में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पीआईएल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिससे कमजोर और असक्षम व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यानी जो कमजोर और असक्षम व्यक्ति है उनकी सुरक्षा निश्चित होती है। तो देखिए, लोकस स्टैंडी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस न्यायमूर्ति ने पीआईएल को सामाजिक न्याय का साधन बताया। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में पीआईएल का विकास सबसे पहले हुआ। तो पीआईएल का विकास सबसे पहले अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्या एक ऑर्बिट्रल अवार्ड को अंतिम माना जाता है। तो देखिए, केवल तभी जब इसे चुनौती ना दी जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नहीं। अगला प्रश्न है, क्या आर्बिट्रल अवार्ड में ब्याज दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाँ, यानी एस। ऑप्शन ए इसका सही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में अधिवक्ता कितनी बार अपील कर सकता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2 बार। अगला प्रश्न है, कदाचार की स्थिति में अधिवक्ता की पंजीकरण निरस्त का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अधिवक्ता को न्यायालय में प्रैक्टिस से हमेशा के लिए रोकना। अगला प्रश्न है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.बी. दाभोलकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिवक्ताओं का कदाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, भुगतान वेतन अधिनियम 1936 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो जो ऑप्शन ए इसका सही है, 7 दिन के अंदर। ए इसका सही है, 7 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ले ऑफ का क्या मतलब होता है? तो ले ऑफ का मतलब होता है श्रमिक द्वारा काम बंद करना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह पहले अवकाश दिया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 सप्ताह पहले। अगला प्रश्न है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा क्या है? तो इसमें अधिकतम ग्रेच्युटी की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आयकर के लिए मूल्यांकन वर्ष क्या होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वह वर्ष जिसमें आय का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ई कर व्यवस्था में 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर लागू कर दर क्या है? तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30%। अगला प्रश्न है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? तो आयकर रिटर्न करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। अगला प्रश्न है, शेष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए शेष का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक विधि किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्रशासनिक विधि कानून का शासन, प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कितने प्रमुख घटक हैं? जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं वो उसके प्रमुख घटक 2 हैं। सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और निष्पक्ष निर्णय का अधिकार। अगला प्रश्न है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, साइबर लॉ में डाटा ब्रीचिंग का क्या मतलब है? तो डाटा ब्रीचिंग का मतलब है डेटा का अनधिकृत उपयोग। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, साइबर लॉ में बॉटनेट का क्या अर्थ है? तो इसमें जो बॉटनेट का अर्थ है वो है अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटर का नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है,
कौन सा अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रतिस्थापित करता है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में न्यूनतम कितनी सहमति आवश्यक है जब भूमि निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की जाती है? तो जो इसमें सहमति है वो 80%। डी ऑप्शन इसका सही है। निजी परियोजनाओं के लिए 80% और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए 70% सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो कम से कम 3, नॉर्मली 3 है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिसका सही आंसर है वो है 2016 में, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है? तो देखिए जो है 60 वर्ष तक। कॉपीराइट एक्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 60 वर्ष तक लेखक की मृत्यु के बाद इसमें उसकी अवधि रहती है। अगला प्रश्न है, भारत ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया? तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही है, 1995 में ट्रिप्स समझौते को अपनाया था। अगला प्रश्न है, इंटरवीवर्स का सही अर्थ क्या है? इंटरवीवर्स का सही अर्थ है जीवित व्यक्तियों के बीच का लेन देन। अगला प्रश्न है, जब दो साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हों तो न्यायालय किसे प्राथमिकता देता है? तो न्यायालय प्रत्यक्ष साक्ष्य को। ऑप्शन बी इसका सही है, प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्राथमिकता देता है। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती आचरण यानी प्रीवियस कंडक्ट किस प्रकार का साक्ष्य माना जाता है? तो परिस्थिति साक्ष्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा, ऐसे साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता है, अगर वो व्यक्ति अपनी गवाही लिखित में देता है तो उसे माना जाएगा कि इसने मौखिक रूप से वो गवाही दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 रेस जेस्टे किसका अपवाद है? तो रेस जेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। ऑप्शन सी अनुश्रुत साक्ष्य। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सक्षम साक्षी किसे माना गया है? देखिए सक्षम साक्षी सह अपराधी को माना गया है। निम्न वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? तो वो है कीन वर्सेस अब्दुल्ला। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम क्या है? तो देखिए साक्ष्यों की सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षण, फिर होती है प्रति परीक्षण, फिर पुनः परीक्षण। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 10 के अनुसार किसी गवाह का पुनः परीक्षण होता है तो क्या उसका फिर से प्रति परीक्षण किया जाएगा? तो उसका सही आंसर है हाँ किया जा सकता है। ऑप्शन डी। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।